हेलो डियर स्टूडेंट, मेरे सभी प्यारे विद्यार्थियों का हमारे इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। जैसा आप सभी को पता है कि हमारे इस यूट्यूब चैनल पर क्लास 9, 10, 11, 12 के इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट के वीडियो लेक्चर हम प्रोवाइड कराते हैं। इसी सीरीज़ में आज हम क्लास 12 के मोस्ट डिमांडिंग सब्जेक्ट फिजिक्स का अगला वीडियो लेक्चर जो है लेकर आए हैं। आज के सेशन में हम देखने वाले हैं कि विद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव पर बल आघूर्ण क्या रहने वाला है, उसके व्यंजक करने वाले हैं। तो जिन्होंने अभी तक पिछले वीडियो लेक्चर को नहीं देखा वो हमारे यूट्यूब चैनल पर विजिट कर सारे वीडियो लेक्चर देख सकते हैं। फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स के क्लास 12 के वीडियो लेक्चर हमारे यूट्यूब चैनल पर प्रोवाइड हम करा चुके हैं, ठीक है। तो वो ज़रूर जाकर देखें और यदि हमारा चैनल आपके लिए हेल्पफुल होता है तो अपने फ्रेंड्स तक शेयर ज़रूर करना, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कर लेना। क्लियर है? चलो, तो डियर स्टूडेंट, जैसा आप सभी ने देखा होगा कि इससे पहले वीडियो लेक्चर में हम लोगों ने अक्षीय स्थिति और निरक्षीय स्थिति पर कोई बिंदु रहता है उस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी लगती है उसका व्यंजक किए थे, जो कि एग्जाम में बहुत ही ज़्यादा आने वाला क्वेश्चन है, मोस्ट डिमांडिंग क्वेश्चन है वो एग्जाम में आने वाला, ठीक है ना। तो उसी सीरीज में उसके जस्ट बाद जो टॉपिक है ये पार्ट बी, देखो मैंने क्या किया था, यूनिट 1 अध्याय 1 को हम लोगों ने पढ़ते हुए, ध्यान से समझो, अध्याय 1 को पढ़ते हुए मैंने क्या किया, आपको स्टार्टिंग से बताया कि अध्याय 1 को हम 3 पार्ट में पढ़ेंगे, पार्ट ए, पार्ट बी और पार्ट सी। तो अभी हम लोग पार्ट ए को पूरी तरह से कंप्लीट कर चुके हैं, पार्ट बी आज कंप्लीट हो जाएगा और नेक्स्ट वीडियो में हम पार्ट सी को स्टार्ट करेंगे। समझ आ रहा है बात? इस तरह से अध्याय नंबर 1 जो है खत्म होगा। क्लियर हो गया? तो देखो, इतना काम आप लोगों को करना है कि जिन्होंने अभी तक वो नहीं देखा जरूर देख लेना, स्टार्टिंग से विद सिलेबस के अकॉर्डिंग ही मैंने हर एक चीज़ों को समझाने का कोशिश किया है और बहुत ही बेहतरीन तरीके से आप लोगों ने पढ़ा भी, उसे सपोर्ट भी किया हमारे चैनल को, है ना। और ये जरूर कहूँगा कि जो भी स्टूडेंट नोट्स बना रहे हैं वो कंटिन्यू उसको करते चलिए, ठीक है ना। आप जहाँ से पढ़ रहे हो जब तक आप खुद से लिख के आप प्रिपरेशन नहीं करोगे तब तक व्यर्थ है वो, ठीक है ना। तो आप लोगों को समझ आ गया होगा। स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को, जहां हम विद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव पर बल आघूर्ण क्या होता है, कैसे इसको निकाला जाता है, कैसे फाइंड आउट किया जाता है, वो मैं समझाने वाला हूं, ठीक है। चलो तो स्टार्ट करते हैं। देखो, ये एक व्यंजक ही है जहां पे हम लोग विद्युत द्विध्रुव जो होता है उस पर बल युग्म आघूर्ण कितना लगेगा उसका मान निकालेंगे, ठीक है। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, माना एक विद्युत द्विध्रुव ए बी है, ठीक है, नोट डाउन करते चलना, मैं इसको लिख नहीं रहा हूं बोर्ड पे। माना एक विद्युत द्विध्रुव ए बी है जो एक समान विद्युत क्षेत्र में उपस्थित है। विद्युत द्विध्रुव ए बी जो है थीटा कोण पर चित्रानुसार रखा गया। यहाँ चित्र बनाता हूँ, देखो ध्यान से। तो क्या करना है, जैसा हम लोगों ने अभी कहा कि हमारे पास एक विद्युत द्विध्रुव ए बी है, चलो मैं चित्र बना देता हूँ भाई। देखो यहाँ पे एक विद्युत द्विध्रुव ए बी है, ठीक है, समझ आ गया, जो एक समान विद्युत क्षेत्र में रखा गया है। तो भाई चलो मैं पहले सबसे पहले क्या किया, एक समान विद्युत क्षेत्र बना दिया। हाँ चलो भाई, एक समान विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो है क्या है, ई है, ये हमने बना दिया, ठीक है। एक समान विद्युत क्षेत्र ई पर रखा गया है, ये एक समान विद्युत क्षेत्र है, इसका मान क्या कर दिया मैंने, ई है, ठीक है। इस पर एक विद्युत द्विध्रुव रखा गया। विद्युत द्विध्रुव क्या होता है, सभी लोगों ने पढ़ा, अच्छे से समझा है विद्युत द्विध्रुव आखिर होता क्या है भाई। विद्युत द्विध्रुव जो दो समान और विपरीत परिमाण वाले आवेश बहुत ही अल्प दूरी पर स्थित होते हैं, तब ऐसे निकाय को, ऐसे सिस्टम को ही विद्युत द्विध्रुव कहते हैं। तो यहाँ पे विद्युत द्विध्रुव क्या है, मान लो ये ए बी जो है वो एक विद्युत द्विध्रुव है, ध्यान से समझना इसको। ए बी क्या है, ए बी, ये दिख रहा है सभी लोगों को, ए बी क्या है, एक विद्युत द्विध्रुव है, ठीक है, जो सेपरेट है 2L डिस्टेंस से, 2L दूरी से क्या है वो सेपरेट है। और ए पर -q आवेश तथा बी पर +q आवेश है। एक विद्युत द्विध्रुव है जिस पर क्या है, बी पर +q आवेश, बी पर +q आवेश और ए पर -q आवेश है। क्लियर हुआ सभी लोगों को? ए पर क्या है, -q आवेश है और बी पर +q आवेश है, ठीक है। अब देखो ये समझ आ गया।
एक समान विद्युत क्षेत्र है जिसमें विद्युत द्विध्रुव ए बी है, ए पर माइनस क्यू आवेश तथा बी पर प्लस क्यू आवेश है। इतनी बातें समझ आ गई। यह जो है इस विद्युत द्विध्रुव एक समान विद्युत क्षेत्र है, उसके साथ ये विद्युत द्विध्रुव जो है वो थीटा कोण पर स्थित है। कौन से कोण पर? थीटा कोण। मतलब देखो ये एक समान विद्युत क्षेत्र है, ये है ना, ये सब क्या है? एक समान विद्युत क्षेत्र है और ये विद्युत द्विध्रुव है वो थीटा कोण पर स्थित है। ये बातें क्लियर हो गई? क्लियर हुआ? यहाँ तक सभी लोगों को समझ आया? ठीक है। इसको इसी को ही हमने क्या किया, थ्योरी में मैंने बोला और आपको यही लिखना है, स्टार्ट करना है। तो माना एक विद्युत द्विध्रुव ए बी है, ध्यान से सुनो और लिखना भी है। माना कोई विद्युत द्विध्रुव ए बी है जो एक समान विद्युत क्षेत्र ई में थीटा कोण पर स्थित है। ठीक है, समझ आ गया? अब देखो आगे आप लिख सकते हो कि ए पर माइनस क्यू आवेश तथा बी पर प्लस क्यू आवेश है। ठीक, और आगे क्या लिखोगे? नेक्स्ट पॉइंट करके भी लिख सकते हो इसको। ठीक है, पहले आपने इसको समझाया कि हाँ भाई इस एक पैराग्राफ आपने ऊपर लिखा और इसको अच्छे से समझा दिया, फिर चित्रानुसार प्रदर्शित है करके आप बना दिए, चित्र बना दिए। ठीक है, अब पॉइंट में लिखते जाओ। जो बी पर प्लस क्यू आवेश है, बी पर क्या है? प्लस क्यू आवेश। तो बी पर जो प्लस क्यू आवेश है, तो प्लस क्यू आवेश पर विद्युत क्षेत्र की दिशा में, ये विद्युत क्षेत्र की दिशा में एक बल लगता है। ध्यान से सुनो, ये समझ आ गया पूरा, है ना? इसका सिस्टम समझ आ गया क्या हुआ। अब ध्यान से देखो, बी पर प्लस क्यू आवेश है और प्लस क्यू आवेश पर विद्युत क्षेत्र की दिशा में एक बल लगता है। विद्युत क्षेत्र की दिशा में देखो, विद्युत क्षेत्र की दिशा में एक बल लगता है जिसका मान F बराबर क्यू ई होता है। इसका मान क्या होगा? F बराबर क्यू ई। किधर लगेगा? तो विद्युत क्षेत्र की दिशा में ही वो बल लगने वाला है और F बराबर क्या हो जाएगा? वो क्यू ई होगा। ठीक है, क्यू आवेश और ई क्या है? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है। ठीक है, तो F बराबर क्या हुआ? इस पर जो बल लगा वो क्या हो गया? F इज इक्वल टू क्यू ई। सेम इसी तरह से ध्यान से देखना, ए पर माइनस क्यू आवेश है और माइनस क्यू आवेश पर विद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में एक बल लगेगा। माइनस क्यू आवेश पर विद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में, विद्युत क्षेत्र की दिशा किधर है? इधर है ना, इसके विपरीत दिशा में एक बल लगेगा जिसका मान F इज इक्वल टू माइनस क्यू ई होगा। चित्र में स्पष्ट आपको दिख रहा है ना? समझना है ध्यान से, ये अच्छे से इसको चित्र बनाना है। क्लियर हो गया? और हर एक चीज़ यहाँ तक समझ आ गई। ए पर माइनस क्यू आवेश है, तो माइनस क्यू आवेश पर जो लगने वाला बल है, देखो ऐसे लिख देता हूँ मैं इसको अच्छे से, ये ए है, ए पर माइनस क्यू आवेश और माइनस क्यू आवेश पर जो लगने वाला बल है उस बल का मान क्या है? F इज इक्वल टू माइनस क्यू ई। जबकि बी पर क्या है? बी पर क्या है? प्लस क्यू आवेश और प्लस क्यू पर जो लगने वाला बल है उसका मान हो जाएगा F इज इक्वल टू क्यू ई। ठीक है, ये विद्युत क्षेत्र की दिशा में होगा और जो यहाँ पे बल लगेगा वो विद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में होगा। ये बातें पूरी समझ आ गई और इसको अच्छे से आपको लिख लेना है पूरा, टू द पॉइंट करके लिखना। ठीक है, एक मिनट चेक कर लेता हूँ पूरा आप लोगों को दिखाई दे रहा है कि नहीं। चलो क्लियर है, यहाँ तक बातें समझ आ गई सभी लोगों को, है ना? तो दो बल भी कौन कौन से लगे ये भी हमको समझ आ गया। क्लियर? अब देखते हैं। अतः विद्युत द्विध्रुव पर लगने वाला परिणामी बल, ये विद्युत द्विध्रुव है, अतः विद्युत द्विध्रुव पर लगने वाला परिणामी बल, लगने वाला परिणामी बल या कुल बल बोल सकते हैं। ठीक है, परिणामी या कुल बल।
तो विद्युत द्विध्रुव पर लगने वाला जो बल होगा, कुल बल का मान अगर हम लोग निकालें तो कुल बल क्या होगा, F इज इक्वल टू, F टोटल लिख देते हैं क्या बेटा इसको, देखो F टोटल इज इक्वल टू, कुल बल है इसलिए F टोटल इज इक्वल टू, एक बल कौन सा लगा QE प्लस दूसरा बल कौन सा लगा माइनस QE, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे तो F टोटल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, QE माइनस QE और इसका मान होगा कितना, 0। क्लियर हो गया। तो विद्युत द्विध्रुव पर लगने वाला कुल परिणामी बल या कुल बल कितना हुआ, 0 हुआ, ठीक है। एक समान, आप क्या कह सकते हो, अतः एक समान विद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव पर लगने वाला बल क्या होगा, 0 होगा। क्या कह सकते हो, ध्यान से इसके नीचे लिख लेना, अतः एक समान विद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव पर लगने वाला कुल बल या परिणामी बल 0 होगा, अतः विद्युत द्विध्रुव गति नहीं करेगा क्योंकि उस पर बल ही नहीं लग रहा है। परिणामी बल का मान कितना आ गया, 0 हो गया, इसलिए कह सकते हैं कि वो जो है गति नहीं करने वाला है, गति नहीं करेगा। क्लियर हो गया, समझ आया सभी लोगों को, ठीक है। तो ये लास्ट पॉइंट क्या लिखना है, समझ आया ना, अतः करके लिखना, अतः एक समान विद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव पर या विद्युत द्विध्रुव पर लगने वाला कुल या परिणामी बल 0 होगा, अतः विद्युत द्विध्रुव गति नहीं करेगा। क्लियर हो गया, चलो यहां तक बना लो अच्छे से, आगे देखते हैं। चलो क्लियर हो गया, यहां तक लिख लिए सभी, है ना। आगे देखते हैं, किंतु कंडीशन समझो, किंतु -q और +q आवेश संरेखी नहीं है। क्या कहा मैंने, किंतु -q तथा +q आवेश संरेखी नहीं है, अतः विद्युत द्विध्रुव पर एक बल युग्म काम करता है, बल युग्म कार्य करने लग जाता है, जो विद्युत द्विध्रुव को विद्युत क्षेत्र की दिशा में संरेखित करने की कोशिश करता है। समझना बात को, ठीक है। ये जो +q आवेश था और यहाँ क्या था, -q आवेश, इन पर जो बल लग रहे हैं वो संरेखी नहीं है। देखो एक ही रेखा में है क्या, ये दोनों अलग अलग रेखा में ये बल लग रहे हैं ना, संरेखी नहीं है। अतः विद्युत द्विध्रुव पर जब भी ऐसा होता है कि दो बल अलग लग रहे हैं और वो संरेखी नहीं है, तो विद्युत द्विध्रुव पर एक बल युग्म बनता है। दोनों पर बल जो है बराबर है, बस दिशा विपरीत है, लेकिन संरेखी नहीं है। मैंने कहा क्या कि ये दोनों संरेखी नहीं है, एक ही रेखा पे स्थित नहीं है। एक बल यहाँ लग रहा है, एक बल यहाँ लग रहा है, दोनों बल रहने को बराबर हैं, लेकिन दिशा विपरीत है और संरेखी नहीं है। अगर ये एक ही रेखा में होते तो दोनों बल एक दूसरे को कैंसिल कर जाते, शून्य हो जाता, ठीक है। लेकिन ये संरेखी नहीं है, इसलिए क्या कहेंगे कि विद्युत द्विध्रुव पर एक बल युग्म बनता है जो द्विध्रुव को विद्युत क्षेत्र की दिशा में, देखो ये विद्युत द्विध्रुव, इसको क्या करेगा, एक बल इधर लग रहा है, एक बल इधर लग रहा है, ये दोनों बल घुमा के, ये दोनों क्या करेगा, ऐसे घूम करके इसके संरेखी या इसके जो दिशा है उसी लाइन पर लाने की कोशिश करेगा, ठीक है। आपको समझाऊं यदि मैं, देखो ये मान लो आपके पास क्या है, एक विद्युत द्विध्रुव है, यहाँ पे +q आवेश, यहाँ पे -q आवेश है, ठीक है। अब क्या कर रहा है, इस पर एक बल लग रहा है इधर, इस पर बल लग रहा है कौन सा, इधर, तो दोनों क्या करता है, दोनों बल युग्म जो है इसको इस विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता है, एक समान विद्युत क्षेत्र है, उसके संरेखित करने की कोशिश करते हैं, उसी के रेखा में लाने की कोशिश करते हैं। इसके बाद ये घूमता नहीं है, क्यों नहीं घूमता, क्योंकि यहाँ आने के बाद दोनों जो बल हैं वो एक ही रेखा में हो जाएंगे, यहाँ पे QE और यहाँ पे -QE, इसलिए दोनों बल कैंसल हो जाएंगे और मान 0 हो जाएगा। अब ये यहाँ पे आके रुक जाएगा। बात समझ आ गया। तो विद्युत द्विध्रुव पर एक बल युग्म लगता है जो द्विध्रुव को विद्युत क्षेत्र की दिशा में संरेखित करने की कोशिश करता है, इतना लिखना है आपको, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। अतः इस विद्युत द्विध्रुव पर लगने वाला बल आघूर्ण, तो इस पे बल युग्म लगा, बल युग्म के कारण इस पर लगने वाला बल आघूर्ण क्या होगा, ठीक है। तो लिखना नेक्स्ट पॉइंट से, इस द्विध्रुव पर लगने वाला, इस
द्विध्रुव पर लगने वाला बल आघूर्ण क्या होगा? बल आघूर्ण को टाउ से दर्शाते हैं। किससे दर्शाते हैं? टाउ से। ठीक है, तो बल आघूर्ण क्या होगा यहाँ पे लिख लेते हैं। बल आघूर्ण का सूत्र होता है, पहले भी आप लोगों ने पढ़ा होगा, दो अगर बल लग रहे हैं, दो बल जब भी लगते हैं, ध्यान रखना है, दो बल लग रहे हैं, एक बल इधर लग रहा है, एक बल इधर लग रहा है, दोनों संरेखित नहीं है और दोनों बल का मान बराबर है, तो बल युग्म का निर्माण करते हैं। और इस कंडीशन में कोई भी बल आघूर्ण जो होगा उसका मान होगा कोई भी एक बल गुणा उन दोनों बलों के बीच की लंबवत दूरी। ठीक है, ये क्या होगा समझाता हूं। दो बल लग रहे थे, ठीक है, ये चित्र मैंने अलग से बनाया, इसको आपको बनाने का जरूरत नहीं है, इसी में आपको समझना है ना, आपको समझाने के लिए मैं बना दिया। दो बल लग रहे थे तो इसका क्या सूत्र होगा? बल आघूर्ण बराबर किसी एक आवेश पर लगने वाला बल, देखो प्लस क्यू था माइनस क्यू, तो किसी एक आवेश पर लगने वाला बल, किसी एक आवेश पर लगने वाला बल गुणा बलों की, ये दो बल लग रहे थे ना, बलों की क्रिया रेखा के मध्य लंबवत दूरी। बलों की क्रिया रेखा देखो ध्यान से, ये बल की क्रिया रेखा ये है, इस बल की क्रिया रेखा ये है। लाइन ऑफ एक्शन की बात कर रहे हैं, लाइन ऑफ एक्शन कौन है? दोनों फोर्स का देखो लाइन ऑफ एक्शन ये है, तो दोनों फोर्स के या दोनों बल के जो क्रिया रेखा की लंबवत दूरी, मतलब इस दूरी की बात कर रहे हैं हम लोग, ये दूरी। ध्यान रखना, बहुत सारे बच्चे यहाँ गड़बड़ करते हैं, इस दूरी को ले लेते हैं, वो ये लंबवत दूरी है क्या बेटा? बताओ, ये बल इधर लग रहा है, ये बल इधर लग रहा है, तो ये इन दोनों के बीच लंबवत दूरी है क्या? नहीं ना, ये बल इधर लग रहा है इस लाइन पे और ये बल इस लाइन पे लग रहा है, तो इन दोनों के बीच की लंबवत दूरी ये होगी ना भैया। समझ आया? सेम ये चीज यहाँ पे आपको सोचना है। क्लियर? इसको समझाने के लिए मैंने बनाया था। सूत्र क्या हुआ तो समझ आ गया। बल आघूर्ण बराबर किसी एक आवेश पर लगने वाला बल गुणा बलों की क्रिया रेखा के मध्य लंबवत दूरी। ठीक है, बलों की क्रिया रेखा के मध्य लंबवत दूरी। चलो यहां तक क्लियर हो गया। अब देखो चित्र में आ जाते हैं। भाई यहां लंबवत दूरी तो नहीं दिया था, हमने क्या किया, इस लंबवत दूरी को समझने के लिए हमने एक ऐसा लाइन ड्रॉ कर लिया, लंबवत रेखा यहां से ऐसे खींच लिया, डैश 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 लाइन से बना लेना। और ये लंबवत दूरी लाइन ऑफ एक्शन यहाँ से है, इसको भी बना दिया डैश 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 लाइन। इस तरह से मैंने यहाँ पे एक निर्माण कर दिया और यहाँ पे जो कटान बिंदु आया उसको मैंने नाम दे दिया ए बी था, तो इसको मैंने क्या कह दिया, सी कह दिया। क्लियर हो गया यहाँ तक? अब समझो बात को। तो अब देखो मान रखते हैं बल आघूर्ण को क्या कहते हैं, अभी बताया ना मैंने, टाउ। टाउ टाउ से दर्शाते हैं। टाउ बराबर किसी एक आवेश पर लगने वाला बल, कोई भी एक आवेश पर लगने वाला बल ले लो आप, ये भी ले सकते हो, ये भी ले सकते हो। चलो हम पॉजिटिव वाला लेते हैं, कोई टेंशन नहीं लेते, क्यू ई ले लेते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है भाई। क्यू ई ले लिया, एक आवेश पर लगने वाला बल, कोई भी एक आवेश पर लगने वाला बल ले लो, गुणा बलों की क्रिया रेखा के मध्य लंबवत दूरी। तो बलों, एक बल ये है, एक बल ये है, देखो ये दो अलग अलग बल हैं, इनके बीच लंबवत दूरी कौन है, ये BC दिख रहा है क्या चित्र में, ध्यान से देखना, ये BC क्या है, लंबवत दूरी है। तो बलों की क्रिया रेखा के मध्य लंबवत दूरी क्या हो जाएगा, BC हो जाएगा। क्लियर है क्या सभी लोगों को? इसको हमने क्या किया बेटा, इसको दे दिया हम लोगों ने इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इसको हम लोगों ने समीकरण पहला दिया। ठीक है, अब हमको थोड़ा सा दिमाग लगाओ, कभी भी व्यंजक में फंसने और अटक जाने वाली बात ही नहीं है कि आपको रट्टा मारना है लाइन टू लाइन, बिल्कुल नहीं। ठीक है, आपको क्या करना है, जो भी चीजें आपको आ गई, अब उसमें क्या चीजें अननोन है, आपको क्या अज्ञात है और क्या आप निकाल सकते हो, बस उसको देखना है। जैसे समीकरण 1 में देखो टाउ इज इक्वल टू क्यू इंटू BC आ रहा है ना, अब BC का वैल्यू किसी भी तरह से फाइंड करो, BC का वैल्यू क्या होगा। ठीक है, तो ये चित्र दिख रहा है आपको, चित्र से ही BC का वैल्यू मिलने वाला है। ठीक है ना, तो क्या करो, चित्र से उसको समीकरण 1 देके मैं रख दिया, क्योंकि यहाँ BC का मान निकालना आप मुझे जरूरी हो गया भाई। ठीक है, तो चित्र पे एक जाएंगे हम लोग और देखेंगे, तो चित्र पे आए तो BC का मान निकालने के लिए हम लोगों को कहीं ना कहीं ये त्रिभुज को लेना पड़ेगा। एक त्रिभुज दिख रहा होगा सभी बच्चों को, त्रिभुज ACB, एक समकोण त्रिभुज है ना, तो चित्र से समकोण त्रिभुज
त्रिभुज ACB में, समकोण त्रिभुज ACB, देखो समकोण त्रिभुज ACB, इसमें देखेंगे अगर हम लोग तो समकोण त्रिभुज कह दिया मैं तो तुरंत आप लोगों को समझ आना चाहिए भाई। देखो यहाँ थीटा कोण बना था, ध्यान रखना ये थीटा कोण है, तो यहाँ पे भी थीटा कोण बनेगा क्या, किसी को डाउट तो नहीं होना चाहिए क्लास 12 में आने के बाद। ये थीटा कोण तो ये भी थीटा कोण, दो समांतर रेखा और एक प्रतिच्छेदी रेखा है, तो उसके जो कोण होते हैं संगत कोण तो बराबर होते हैं भाई। संगत कोण ये यहाँ पे थीटा बना है तो यहाँ पे भी थीटा बनेगा, ऐसे भी कह सकते हैं। देखो समझो इस तरह से कंडीशन, यहाँ थीटा कोण बना है तो यहाँ पे भी थीटा बनेगा, सेम वही कंडीशन है ना। तो ये थीटा कोण बना क्योंकि इस त्रिभुज में हमको लेना है, इसलिए इस कोण को यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं, अरे ये भी तो थीटा ही होगा। क्लियर। अब देखो इस त्रिभुज ACB में आप ध्यान से देखोगे तो आपको BC का मान निकालना है, और BC का मान निकालने के लिए आपको कहीं ना कहीं एक ऐसा चीज चाहिए जो ज्ञात हो। तो ज्ञात कौन सा है, BC क्या है, इस चित्र के हिसाब से देखो, इस समकोण त्रिभुज के हिसाब से देखो तो ये जो थीटा कोण है इसके सामने वाला भुजा क्या होगा, ये होगा लंब, ये BC क्या होगा, लंब। अब लंब का मान निकालना है तो आप देखो AC का मान तो कुछ पता ही नहीं ना हमको, AC क्या है कुछ पता है क्या, नहीं, लेकिन हमको AB के बारे में पता है। AB का मान कितना होगा, 12 होगा। तो हम क्या करेंगे, ऐसा त्रिकोणमितीय अनुपात सोचेंगे, जैसे साइन कॉस टेन आपने पढ़ा ना, ऐसा त्रिकोणमितीय अनुपात सोचेंगे जिसमें लंब और कर्ण आता हो बेटा। ठीक है, लंब और कर्ण, देखो यहाँ लंब हमको निकालना था और ये कर्ण का मान यहाँ दिया हुआ है, तो हम लोग ऐसा त्रिकोणमितीय अनुपात को सोचेंगे जिसमें लंब और कर्ण आता है, तो वो कौन है, साइन है। साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण होता है, पढ़े हो ना सभी लोग। तो साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण होता है। तो इस समकोण त्रिभुज में देखो हम लोग क्या बोलेंगे, साइन थीटा बराबर, ये कोण कौन सा था, थीटा, इसलिए साइन थीटा बराबर लंब। लंब कौन है बेटा, यहाँ ध्यान से देखो, लंब BC है और कर्ण कौन है, कर्ण AB है, तो लंब बटे कर्ण लिख दिया मैंने। क्लियर। हमको BC का मान निकालना था, साइन थीटा को वैसे ही रहने देते हैं, साइन थीटा इज इक्वल टू BC का मान BC रहने दो, और AB का मान कितना है, AB का मान देखो चित्र में AB बराबर 12 है, तो हम लोग रख दिया कि यहाँ 12, हमको BC का मान कैलकुलेट करना है ना, BC बराबर क्या हो जाएगा, तो देखो BC को वहीं रहने देते हैं और 12 को इधर पक्षांतर कर देते हो, तो BC बराबर क्या हो जाएगा, 12 साइन थीटा होगा। कोई कंफ्यूजन यहाँ तक नहीं होना चाहिए आप लोगों को। ठीक है, BC बराबर क्या आ गया, 12 साइन थीटा। बस समीकरण पे देखो, यहाँ पे BC का ही मान तो हमको परेशानी कर रहा था, BC का मान यदि पता चलता है तो हम यहाँ इसका मान उठा के वहां डाल देंगे ना। ठीक है, यहाँ तक समझ आ गया सभी लोगों को। तो BC का मान समीकरण 1 में रखने पर क्या करेंगे, BC का मान समीकरण 1 पे रखने पर, तो आप इतना नोट डाउन कर लेना, इधर से मैं बारी बारी से आपको समझाते जाऊंगा। तो BC का मान कहाँ रखेंगे, BC का मान समीकरण 1 पे रख दो। तो यहाँ देखो BC का मान समीकरण 1 में रखने पर, BC का मान समीकरण 1 में रखने पर, चलो समीकरण 1 में BC का मान उठा के डाल दो। BC का मान यहाँ पे डाल दोगे तो क्या हो जाएगा, देखो टाउ बराबर QE इंटू BC का मान क्या है, 2L साइन थीटा होगा क्या। इसको और थोड़ा सुव्यवस्थित रूप में लिखूं तो ऐसा लिख सकता हूं क्या, Q इंटू 2L इंटू E साइन थीटा। कोई प्रॉब्लम है क्या किसी को, नहीं ना। ठीक, यहां तक बात समझ आ गई। क्यों लिखा मैंने इसको, आप लोगों को स्टार्टिंग से मैं बताते आ रहा हूं कि भाई द्विध्रुव आघूर्ण नाम का कोई चीज होता है जिसको हम लोग P से दर्शाते थे, द्विध्रुव आघूर्ण। और P बराबर क्या होता था, Q इंटू 2L, तो मुझे दिख रहा था ना Q इंटू 2L, इसलिए मैंने इसको ऐसा लिखा। और चूंकि हम जानते हैं कि द्विध्रुव आघूर्ण, शॉर्ट में लिख देता हूं मैं यहाँ, द्विध्रुव आघूर्ण P बराबर क्या होता है, Q इंटू 2L होता है। ये फॉर्मूला है इसका, आपने बस कुछ नहीं किया, उस मान को यहाँ डाल दिया। तो यहाँ पे Q इंटू 2L की जगह मैंने क्या रखा, P रख दिया। तो टाउ इज इक्वल टू PE साइन थीटा, ये व्यंजक आपके सामने आया। कोई डाउट है क्या यहाँ पे, नहीं ना। बस इतना ही छोटा सा बहुत ही बेहतरीन और इम्पोर्टेंट व्यंजक है। ठीक है, क्लियर हो गया होगा एक एक चीज आप लोगों को। तो पहले थ्योरी थोड़ा बहुत लिखना है, जो मैंने आपको यहाँ डिटेक्ट करके दिखाया है ना, बस उसी को लिखना है। यहाँ मैं लिखा नहीं था थ्योरी, आप लोगों को लिखना है, उतना मेहनत करना है बेटा। ठीक है ना। अब इसको सदिश रूप में अगर हम लोग लिखें तो सदिश रूप में भी आप लिख सकते हो। यही है, देखो यही क्या है, बल युग्म आघूर्ण है या बल आघूर्ण का व्यंजक है भाई, बल आघूर्ण भी बोल सकते हैं इसको। और इसको अगर हम लोग सदिश रूप में लिखें, यहाँ लिख देता हूँ, देखो सदिश रूप में,
सदिश रूप में लिखने पर क्या हो जाएगा, तो टाउ वेक्टर इज इक्वल टू पी वेक्टर इंटू ई वेक्टर। क्रॉस है, इंटू नहीं है, क्रॉस। सदिश रूप में लिखेंगे तो P क्रॉस E, क्रॉस रहता है तो फॉर्मूले में साइन आता है, डॉट रहता है तो कॉस आता है। बस ये चलो उतना नहीं पता होगा, मैथ्स वाले स्टूडेंट सभी जानते हैं, ठीक है ना। चलो इतना आप लोगों को समझना है, सदिश रूप में लिखना है तो क्रॉस लिखना है, साइन नहीं लगाना है, ठीक है ना। तो क्रॉस है इसका मतलब साइन, डॉट रहता है तो उसका मतलब होता है कॉस, ठीक है। बस इतना ही समझ के चलो आप लोग। तो टाउ इज इक्वल टू P वेक्टर P क्रॉस वेक्टर E, ठीक है। समझ आ गया यहाँ तक। चलो जल्दी यहाँ तक बना लो, जल्दी आगे चलेंगे फिर। चलो क्लियर हो गया बेटा, यहाँ तक बना लिए सभी, है ना। अब देख लेते हैं कुछ स्पेशल केसेस, विशेष स्थितियाँ या परिस्थितियाँ क्या क्या हो सकती हैं। चलो जल्दी देख लेते हैं स्पेशल केसेस। ये हमारा फाइनल फॉर्मूला आ गया है ना। अब कुछ विशेष स्थितियाँ या स्पेशल केसेस देख लेते हैं, ठीक है। चलो विशेष स्थितियाँ क्या होंगी। विशेष स्थितियाँ देखते हैं कौन कौन से केसेस हो सकते हैं। यहाँ पे देखो टाउ टाउ ही रहेगा, पी का वैल्यू चेंज नहीं होने वाला भाई, ये भी कांस्टेंट ये भी कांस्टेंट। साइन थीटा में थीटा बस परिवर्तन हो सकता है, इसी के अकॉर्डिंग हम लोग स्पेशल केसेस देखने वाले हैं। विशेष स्थितियाँ क्या क्या हो सकती हैं, स्पेशल केसेस, ठीक है। तो पहला क्या हो सकता है कि जब थीटा बराबर 0 अंश हो, देखो यही हमारा फाइनल फॉर्मूला है ना, बस इसी पे देखते जाओ। थीटा बराबर जब 0 हो, जब थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री, थीटा बराबर 0 अंश हो, तब क्या होगा, साइन थीटा इज इक्वल टू साइन 0। साइन 0 का मान कितना होता है, 0 होता है ना बेटा, 0। अतः टाउ इज इक्वल टू, फॉर्मूला क्या कहता है, ई पी साइन थीटा, या पीई भी लिख सकते हो, ई पी लिख दिया है, कोई इशू नहीं है, ठीक है। साइन थीटा मतलब साइन 0, और साइन 0 का मान 0 होता है ना, इसलिए क्या हो जाएगा, इसका पूरा मान हो जाएगा कितना, 0। टाउ बराबर ई पी साइन 0 का मान 0 होता है, तो ये क्या हो गया, पूरा 0। तो इसमें बोल सकते हो कि द्विध्रुव स्थायी साम्यावस्था में है। क्या कहा मैंने, द्विध्रुव स्थायी साम्यावस्था में है, स्थायी साम्यावस्था में होगा। चलो भाई नेक्स्ट देख लेते हैं सेकंड कंडीशन। सेकंड केस क्या होगा कि जब थीटा बराबर 180 अंश हो जाता है, मान लो जब थीटा बराबर 180 अंश हो गया, तब साइन थीटा इज इक्वल टू साइन 180 डिग्री। साइन 180 अंश का मान कितना होता है बेटा, सभी लोगों को पता होना चाहिए। साइन 180 अंश का मान जो होता है वो भी क्या होता है, 0 होता है। इस प्रकार टाउ जब आप निकालोगे, अतः टाउ इज इक्वल टू ई पी साइन 180 अंश, क्योंकि थीटा का मान क्या रखना है, 180 रखना है, ठीक है। तो इसका मान भी क्या हो जाएगा, 0। लेकिन द्विध्रुव जो है यहाँ पर इस कंडीशन में अस्थायी साम्यावस्था में होगा। साम्यावस्था में तो होगा लेकिन अस्थायी, ठीक है। तो यहाँ क्या कहोगे, द्विध्रुव अस्थायी साम्यावस्था में होगा, अस्थायी साम्यावस्था में होगा। क्लियर हो गया, समझ आ गया इतना चीज, है ना। चलो नेक्स्ट थर्ड लास्ट केस जो है वो देख लेते हैं। जब थीटा बराबर 90 डिग्री हो, व्हेन थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, देन व्हाट, तब क्या होगा, तब साइन थीटा इज इक्वल टू साइन 90 विच इज इक्वल टू 1। साइन 90 का वैल्यू कितना होता है, 1 होता है ना। तब यहाँ पे देखो टाउ इज इक्वल टू, व्हेन टाउ इज इक्वल टू ई पी, या पी ई लिख देता हूँ, किसी को कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अच्छा चलो पी ई लिख रहा हूँ तो ई पी लिख देता हूँ, ई पी लिखो या पी लिखो, कोई बात नहीं है यहाँ, ठीक है। साइन 90 डिग्री होगा, साइन 90 का वैल्यू कितना होता है, 1, तो इसका मान 1, तो ये क्या हो जाएगा, ई पी बसाएगा या पी ई बसाएगा। टाउ इज इक्वल टू क्या आया, ई पी लिखो या पी ई लिखो, मतलब वही है। और यहीं पे क्योंकि सबसे ज़्यादा मान देखो इन 3 केस में सबसे ज़्यादा मान टाउ का कहाँ पे है, यहीं पे है इस कंडीशन में। तो यहाँ पे बोलोगे कि बल आघूर्ण जो है 90 डिग्री के केस में अधिकतम होगा। तो यहाँ पे लिख देना है आपको, बल आघूर्ण अधिकतम होगा इस कंडीशन में। बल आघूर्ण या बलाघूर्ण
अधिकतम मैक्सिमम होगा, अधिकतम होगा। क्लियर हो गया क्या बेटा? यहाँ तक सभी लोगों को समझ आया? चलो जल्दी से नोट डाउन कर लो, इतना वीडियो पॉज करके आप नोट डाउन कर लिया करो। मैं काफ़ी समय यहाँ पे दे देता हूँ, फिर भी है ना आपको लिखने के लिए, समझते हुए आप अच्छे से बना रहे हो तो बिल्कुल नोट डाउन करते जाना है और आपको एक नोट्स बनाना है बहुत अच्छे से, ठीक है? प्रिपेयर करना है, बेहतरीन नोट्स आपका बन के तैयार हो जाएगा। देखो जब फाइनल होगा हमारा एक यूनिट या अध्याय जो है फाइनल होते जाएगा, आपका यूनिट बहुत ही बेहतरीन बनते जाएगा, ठीक है ना? चलो जल्दी बना लो इतना, नेक्स्ट टॉपिक फिर स्टार्ट करते हैं अभी हम लोग। चलो बना लिए क्या बेटा? यहाँ तक सभी बच्चे बना लिए ना? चलो आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। तो समझ आया हम लोग को विद्युत द्विध्रुव में द्विध्रुव पर बलाघूर्ण किस तरह से लगने वाला है, क्लियर हो गया होगा सभी लोगों को, ठीक है? चलो नेक्स्ट देखते हैं। ये डायग्राम हमारे लिए अभी भी यूजफुल होगा। यहाँ 3 टॉपिक को वैसे मैं कवर करूँगा जो एक दूसरे से रिलेटेड है, को रिलेटेड टॉपिक है सभी, ठीक है? तो डायग्राम तो सेम ही रहेगा, डायग्राम मैं यहाँ पे रफ नहीं कर रहा हूँ, आप लोगों को डायग्राम बहुत यूज़ यहाँ पे करना है, सेम डायग्राम पे ही मैं चीज़ें जो है वो क्लियर करूँगा आप लोगों को, ठीक है? अब जो है इसी से एक मिलता जुलता टॉपिक है कि भाई आपने क्या देखा अभी, बल जो है वो कितना लगा, बल आघूर्ण का मान क्या हुआ, ये बातें समझ आ गई। अब वो बल के कारण क्या हो रहा था, ये जो बल लग रहा था वो इसको क्या कर रहा था, ये द्विध्रुव को घुमाने की कोशिश कर रहा था, घुमा करके इस विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता है उसके संरेखित करने की कोशिश कर रहा था। मतलब वो बल जो है लगा है वो कुछ ना कुछ कार्य करने की कोशिश कर रहा है। क्या कर रहा है? वो जो बल है यहाँ पे दिख रहा है आप लोगों को, जो बल लग रहा है वो क्या कर रहा है, कार्य करने की कोशिश कर रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे, अगला इसी से रिलेटेड एक व्यंजक छोटा सा वो भी देख लेते हैं। द्विध्रुव को विद्युत क्षेत्र में, द्विध्रुव ये विद्युत द्विध्रुव है, विद्युत द्विध्रुव को विद्युत क्षेत्र में घुमाने में किया गया कार्य क्या होगा, क्योंकि बल क्या कर रहा है, काम कर रहा है, उसको घुमा करके संरेखित करने की कोशिश कर रहा है, ठीक है? तो हेडिंग क्या रहेगा, हेडिंग द्विध्रुव को, ये विद्युत द्विध्रुव है, ठीक है? द्विध्रुव को विद्युत क्षेत्र में, द्विध्रुव को विद्युत क्षेत्र में घुमाने में, द्विध्रुव को क्या क्या विद्युत क्षेत्र में घुमाने में किया गया कार्य। अब देखो एग्जाम में ये सब बनते हैं, सब एक ही टॉपिक है, ठीक है? सब क्या है, एक ही टॉपिक है, एक ही थैली के चट्टे बट्टे हैं सारे के सारे, ये जो व्यंजक आ रहे हैं। अब इनको किसी न किसी तरह से थोड़ा बहुत घुमा करके या आगे और बढ़ा करके क्वेश्चन को पूछ देता है तो बच्चे हड़बड़ा जाते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना? तो रहने को वही चीज़ है, वही टॉपिक है, लेकिन अब कार्य क्यों करना पड़ा, कैसे? मैंने बताया भाई उस पर बल लग रहा है, बल लग रहा है मतलब स्वाभाविक बात है वो बल क्या करेगा, कुछ ना कुछ काम करेगा, कुछ ना कुछ आउटपुट तो देगा ना, वो आउटपुट दिया यहाँ पे, ठीक है? तो द्विध्रुव पर लगने वाला बल युग्म आघूर्ण, मैं शुरू से देखो पूरा कहानी नहीं बता रहा हूँ, ये कहानी तो आप लोगों को पता है ना क्या हुआ था, यहाँ पे पूरा सिस्टम आप लोगों को पता है, अच्छे से समझ आ गया। अब हम लोगों ने क्या निकाला था कि द्विध्रुव पर लगने वाला बल युग्म आघूर्ण कितना था, बस वहीं से स्टार्ट करेंगे, चूंकि हम जानते हैं कि द्विध्रुव पर इसी कंडीशन में ना, द्विध्रुव पर लगने वाला बल युग्म द्विध्रुव पर लगने वाला बल युग्म आघूर्ण, द्विध्रुव पर लगने वाला बल युग्म आघूर्ण क्या होगा, टाउ इज इक्वल टू पी ई साइन थीटा, यही फॉर्मूला आया था, याद है क्या सभी लोगों को? टाउ इज इक्वल टू पी साइन थीटा या ई पी साइन थीटा भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना? चलो अब देखो भाई ये घुमा रहा है, घुमा के क्या करेगी, इसको घुमा करके इस विद्युत क्षेत्र की जो यहाँ पे तीव्रता है उसके संरेखित करने की कोशिश करेगा, ठीक है? तो एक ही बार में तो घुमा नहीं दिया, फटाक से घुमा के ऐसे तो नहीं ला दिया ना, वो क्या किया, पहले घुमाया तो थोड़ा सा घुमा होगा, ठीक है? कुछ अंश घुमा होगा, फिर कुछ करके क्या हुआ होगा, वो इसके संरेखित आया होगा, ये बात तो समझ आ रहा है ना? तो क्या करते हैं हम लोग फिजिक्स के भाषा में, जैसा हम लोग जानते हैं कि भाई पहले क्या करते हैं, थोड़े से काम का वैल्यू निकाल लेते हैं, थोड़े से काम का मान निकाल लेते हैं, उसके बाद हम लोग क्या कर देंगे, उसका समाकलन कर देंगे, इंटीग्रेशन कर देंगे, उसके बाद जो पूरा काम करना पड़ा, पूरा घुमाने में जो काम करना पड़ा वो हमारे लिए आसान हो जाता है निकालना,
ठीक है, तो क्या करते हैं, सबसे पहले द्विध्रुव को अल्प कोण, थोड़ा सा तो घुमाया होगा, ये थीटा कोण था पूरा, थोड़ा सा घुमाया, अल्प कोण घुमाया होगा। ठीक है, मतलब मान लो ये द्विध्रुव ऐसा था, उसको घुमाया तो क्या हो गया, ये ऐसा हो गया, थोड़ा सा घुमा तो ये डी थीटा, अल्प कोण डी थीटा तक घुमाने में किया गया कार्य पहले निकाल लेते। थोड़ा सा घुमाने में काम, थोड़ा सा घुमाने में कितना काम, फिर करके हम लोग टोटल घुमाने में कितना काम लगा वो निकाल देंगे। ठीक है, तो क्या करेंगे, द्विध्रुव को अल्प कोण लिख लो, चलो यहाँ द्विध्रुव को अल्प कोण डी थीटा, थीटा कोण तक पूरा डायरेक्ट नहीं घुमा रहे, वो क्या कर रहे हैं, डी थीटा तक घुमाने में किया गया कार्य। द्विध्रुव को अल्प कोण डी थीटा तक घुमाने में किया गया कार्य क्या होगा, तो कार्य का फॉर्मूला सभी लोगों को पता होगा। वे आर द साइंस स्टूडेंट, हमको तो शुरू से पता है भाई, हम बेसिक से पढ़ते आ रहे हैं। कार्य बराबर क्या होगा, तो कार्य निकाल रहे हैं, कार्य बराबर क्या होता है, बल गुणा विस्थापन, दैट इज वर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, कार्य बराबर बल गुणा विस्थापन, कार्य वर्क W इज इक्वल टू एफ इंटू डी पढ़ा होगा आप लोगों ने, तो बल गुणा क्या होता है, विस्थापन होता है। कार्य बराबर क्या होगा, बल गुणा विस्थापन। अच्छा बच्चों ध्यान दो, इधर बल का मान क्या है, तो बल आगुण जो लग रहा है वही तो बल है ना भाई, यही तो टाउ जो है क्या, वही तो बल है। और कार्य को क्या लिख दिया मैंने, DW लिख दिया। क्यों लिखा, क्योंकि थोड़ा सा कार्य, अल्प कार्य, हम लोग बोल रहे हैं ना, अल्प कोण में घुमाया, अल्प कोण घुमाया मतलब अल्प कार्य, काम भी छोटा है, तो DW लिख दिया। ठीक है, और बल जो है वो क्या है, टाउ बलागुण इंटू विस्थापन कितना हुआ है, तो विस्थापन भी हमने बता दिया कि कितना विस्थापन हुआ है, वो डी थीटा कोण तक घुमाने में किया गया कार्य, तो विस्थापन क्या हो जाएगा, डी थीटा हो जाएगा। ये बात क्लियर है क्या, क्योंकि हमको टाउ का मान पता है, टाउ इज इक्वल टू पी ई साइन थीटा होता है, टाउ इज इक्वल टू क्या होता है, पी ई साइन थीटा, बस मान डाल देना है बच्चों आप लोगों को। तो DW इज इक्वल टू पी ई साइन थीटा इंटू डी थीटा, ऐसा लिख सकते हैं क्या, कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, यहाँ तक समझ आ गया। अब आपको करना क्या है, बस सिंपल, कुछ और विशेष बातें नहीं रह गई है। इतना करने के बाद बस आपको इंटीग्रेशन कर देना है, क्योंकि आपको टोटल वैल्यू चाहिए। क्या चाहिए आपको, टोटल वैल्यू चाहिए। ठीक है ना, टोटल मान चाहिए भाई आप लोगों। तो क्या करोगे, द्विध्रुव को शून्य से, कितने से घुमा रहे हैं, शून्य अंश से थीटा कोण तक घुमाने में किया गया कुल कार्य कितना होगा, बस वो उसको ले करके आप लिमिट लगा करके इंटीग्रेशन कर दो, समाकलन कर दो, आपका काम बन जाने वाला है। बस सिंपल है। ठीक है, चलो जल्दी इतना बना लो, आगे देखते हैं। लिमिट ले करके हम लोग काम करेंगे। चलो लिमिट लें, आगे काम करें। तो द्विध्रुव को क्या करना पड़ेगा, 0 से, यहाँ पर था तो ये इस कंडीशन में मतलब शून्य अंश से थीटा तक घुमाना पड़ेगा, तभी तो इसके संरेखित होगा। देखो घूम के कहाँ तक आएगा, तो शून्य से थीटा अंश तक उसको घुमाना पड़ेगा। तो द्विध्रुव को यहाँ लिख देते हैं क्या, अतः द्विध्रुव को शून्य से थीटा तक घुमाने में किया गया कुल कार्य, घुमाने में किया गया कुल कार्य। कुल कार्य का बात करूं, ध्यान से देखना बेटा, कुल कार्य, तो कुल कार्य मतलब इसका इंटीग्रेशन कर दो। ठीक है, तो कुल कार्य कितना होगा, तो हम लोगों ने इसका समाकलन कर दिया, जो हमारे पास DW इज इक्वल टू पी ई साइन थीटा इंटू डी थीटा था, उसका समाकलन कर दो। तो क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ DW इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ पी ई साइन थीटा इंटू डी थीटा, ये होने वाला है क्या। अच्छा, यहाँ हमने लिमिट भी बता दिया कि द्विध्रुव को 0 डिग्री से थीटा डिग्री तक या थीटा कोण तक हम लोग घुमा रहे हैं, तो लिमिट भी लगा दो 0 से थीटा तक। ठीक है, DW क्या था, छोटा काम था, जब इसका इंटीग्रेशन करोगे तो पूरा कुल काम आ जाएगा। W लिख दिया बस मैंने, वर्क इज इक्वल टू, इसमें क्या करो, P कांस्टेंट है, उसका समाकलन तो नहीं होने वाला, कांस्टेंट को बाहर निकाल लो, और ये क्या हो जाएगा 0 टू थीटा, ये साइन थीटा इंटू डी थीटा, साइन थीटा का समाकलन होगा डी थीटा के रिस्पेक्ट में। ठीक है, तो साइन थीटा का जो इंटीग्रेशन का फॉर्मूला है आप लोगों को पता होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे चलो मैं नोट डाउन कर देता हूँ।
ठीक है, इसको लिख लेना। चूंकि साइन एक्स इंटू डी एक्स, ये फॉर्मूला है, मैं फॉर्मूले के रूप में लिख रहा हूँ। साइन एक्स इंटू डी एक्स का जो समाकलन का आंसर आता है वो होता है माइनस कॉस एक्स। क्या होता है? माइनस कॉस एक्स। ये फॉर्मूला पता होना चाहिए। इंटीग्रेशन या समाकलन करोगे किसका? साइन का, साइन एक्स डी एक्स के सापेक्ष, वैसे ही सेम कंडीशन है तो उसका आंसर क्या आता है? कॉस एक्स माइनस कॉस एक्स आता है। ठीक है, चलो इस मान को यहाँ पे रख देंगे, समाकलन करेंगे तो क्या होता है। तो देखो आगे इधर देखना, यहाँ तक क्लियर हो गया पूरा, सभी चीज़ें समझ गए ना। चलो यहाँ से देखते हैं W इज इक्वल टू क्या हो जाएगा। नेक्स्ट W इज इक्वल टू PE तो हमने बाहर निकाल लिया था। ठीक है, साइन थीटा का समाकलन करेंगे तो क्या आंसर आएगा? माइनस कॉस थीटा। और लिमिट जो लगा है, सीमा देखो 0 से थीटा, तो अपर लिमिट और लोअर लिमिट लगा दो। अपर लिमिट कौन है? थीटा है, और लोअर लिमिट क्या है? निम्न सीमा क्या है? 0 है, 0। ठीक है, अब माइनस आप बाहर निकाल दो। चलो माइनस को बाद में अंदर ले जाएंगे जब जरूरत पड़ेगा। ठीक है, अभी माइनस बाहर निकाल देते हैं, वो हेडेक हो जाएगा हमारे लिए। और ये क्या है? कॉस थीटा 0 से थीटा। अब देखो लिमिट लगाने का भी कंडीशन है, लिमिट लगाने का भी सूत्र है। सीमा लगाते कैसे? सीमा कैसे लगाएंगे? ठीक है, मान लो आपके पास क्या है, समझना ध्यान से, आपका आंसर कुछ ऐसा आ रहा है, कॉस एक्स आ रहा है, और आपको लिमिट लगाना है 0 से थीटा। तो क्या होगा? इसका फॉर्मूला क्या रहता है? अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। अपर लिमिट उच्च सीमा को लिखो, फिर माइनस लोअर लिमिट। तो इसको आप क्या लिख सकते हो? ऐसा लिख सकते हो, कॉस एक्स की जगह में क्या रखना है? जैसे यहाँ थीटा था, थीटा की जगह में थीटा ही रखना है, कोई इशू नहीं है। लेकिन यहाँ एक्स था तो एक्स की जगह में क्या रखना है? थीटा रखना है। फिर माइनस का फॉर्मूला लगाना है, फिर निम्न सीमा को लिखना है, तो कॉस 0। इस तरह से बनता है। ये फॉर्मूले के रूप में मैंने आपको समझाने का कोशिश किया, इसको लिखने का जरूरत भी नहीं है। यदि आप समझ गए हो तो, या तो समझना चाहते हो तो इसको लिख सकते हो अपने नोटबुक में। ठीक है ना। जब भी लिमिट लगाना होता है, सभी लोगों को पता होगा, फिर भी मैं बताता हूँ ये छोटी छोटी चीज़ें जो है, कि जब भी आपको लिमिट लगाना है तो कॉस थीटा, अपर लिमिट इज थीटा एंड लोअर लिमिट इज 0। तो आपको वैल्यू पुट करना है बस। W इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? W इज इक्वल टू माइनस PE। यहाँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं है भाई। ठीक है, यहाँ पे आपको लिमिट लगाना है तो पहले अपर लिमिट लगाओगे। अपर लिमिट क्या है? थीटा है ना, तो कॉस थीटा माइनस लोअर लिमिट क्या है? लोअर लिमिट 0 है, तो ये हो जाएगा क्या? कॉस 0। कॉस शून्यांश का मान कितना होता है? 1 होता है। 1 होता है क्या बेटा? है ना। तो इसको क्या कर दो आप? W इज इक्वल टू मान रख दो माइनस PE। ये क्या हो जाएगा? कॉस थीटा माइनस 1 होगा क्या? ठीक, एक काम करते हैं, ये माइनस साइन जो बाहर दिख रहा है उसको अंदर ले जाते हैं। अंदर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा? अंदर ले जाएंगे तो ये माइनस कॉस हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा? +1 हो जाएगा ना। तो W इज इक्वल टू PE। देखो माइनस को अंदर ले गया तो इसको मैंने कुछ ऐसा लिख दिया, क्योंकि माइनस माइनस ये हो गया, 1 जो है प्लस में हो गया, इसलिए 1 को यहाँ लिख दिया, और ये माइनस इसके साथ जाके माइनस कॉस हो गया, तो 1 माइनस क्या हो गया? कॉस थीटा हो गया। कोई प्रॉब्लम है क्या? W इज इक्वल टू PE इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। यही विद्युत द्विध्रुव को विद्युत क्षेत्र में घुमाने में किए गए कार्य का व्यंजक है। आप लास्ट में लिख लेना फाइनल। यही क्या है? यही द्विध्रुव को विद्युत क्षेत्र में घुमाने में किए गए कार्य का व्यंजक है। यहाँ तक आप बना लो, बहुत ही सिंपल। विद दिस डायग्राम, इसी डायग्राम के हेल्प से आपको समझते हुए बनाना है। ठीक है, क्लियर? तो एक बार डायग्राम मैंने बनाया, उसी डायग्राम का यूज करना है। ये सब इसके टॉपिक ही है जो हम लोगों ने स्टार्ट किया था आज का जो क्लास है। ठीक है ना। तो पहले हम लोगों ने देखा बल का मान क्या होगा, और जब बल लग रहा है भैया मतलब वो कुछ ना कुछ कार्य तो करेगा ना, तो कार्य का मान क्या होगा, कार्य का व्यंजक कैसे निकालेंगे वो भी हम लोगों ने सीख लिया। और जो कार्य किया गया कार्य है वही क्या होता है? वही स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित होता है। स्थितिज ऊर्जा के रूप में जो किया गया कार्य वही संचित होगा ना, तो उसका भी व्यंजक हम देखने वाले हैं। इसके बाद जल्दी चलो नोट डाउन कर लो इतना, ये लास्ट टॉपिक है पार्ट बी का, उसके बाद आगे देखेंगे। जल्दी से नोट डाउन करो बेटा इतना। चलो क्लियर हो गया सभी लोगों को? आगे चले, है ना। तो आप लोगों को ये पूरी चीज़ें समझ आ गई होगी, है ना। यहाँ तक स्टार्टिंग से लेकर के ये पूरी चीज़ें समझने के बाद आपको क्या करना है, जैसा मैंने बताया कि भाई बल कितना लगेगा वो पहले कैलकुलेट किया, और जब बल लगा है तो बल कुछ ना कुछ कार्य करेगा वो किए, और जो किया गया कार्य है वही तो स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित होगा ना। तो अब स्थितिज ऊर्जा का भी व्यंजक निकाल लेते हैं। तो द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा आखिर कितनी होगी, इस द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा कितनी होगी, ये हमारा अगला टॉपिक रहने वाला है। तो सभी टॉपिक को रिलेटेड है, मैं पहले से ही बता रहा हूँ आप लोगों को, है ना। सभी टॉपिक क्या है?
कोरिलेटेड है, बस आपको एक दूसरे से जोड़ते हुए काम करते जाना है। ठीक, चलो देख लेते हैं इसको भी। तो टॉपिक क्या रहेगा समझ आ गया, द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा। टॉपिक ये रहने वाला है द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा, द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा। चलो ये टॉपिक रहने वाला है, द्विध्रुव की आखिर स्थितिज ऊर्जा कितनी होगी। ठीक है, तो 1 बाय 1 मैंने आपको समझाया, इसको रट्टा मारने का जरूरत नहीं है, टॉपिक को बिल्कुल समझ लेना। पहले हम लोगों ने बल युग्म आघूर्ण या बल का मान निकाला, और जो बल है वही तो किया गया, मतलब कार्य करेगा ना कुछ काम करेगा, बल लग रहा है तो काम तो होगा ना, और वो जो किया गया कार्य वो स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित होगा। तो 3 भाग में मैंने इस आज के लेक्चर को डिवाइड कर दिया था, और तीनों का व्यंजक जो है इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए, कुछ भी पूछ सकता है, तीनों इसी डायग्राम से रिलेटेड है। और ठीक है, क्लियर हो गया। अच्छा, अभी आखिर स्थितिज ऊर्जा होगा क्या भाई, जो किया गया कार्य है वही तो स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित होता है ना, ये बात क्लियर है। तो द्विध्रुव को मानक स्थिति π/2 से, मानक स्थिति 90 अंश, देखो द्विध्रुव क्या होगा, मान लो ऐसा खड़ी रखा हुआ है लंबवत, तो द्विध्रुव को मानक स्थिति 90 अंश से वर्तमान स्थिति कितना है, ये थीटा था, समझ रहे हो बात को, मानक स्थिति से थीटा तक घुमाने में किए गए कार्य को ही द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। मानक स्थिति क्या था, 90 अंश, द्विध्रुव जो है 90 अंश पर है मान लो, वो मानक स्थिति कहा हम लोगों ने, और मानक स्थिति से थीटा तक घुमाने में किए गए कार्य को, देखो ये द्विध्रुव है मान लो ऐसा रखा हुआ है, तो इसको घुमा करके क्या करना है 80 यहाँ से थीटा अंश तक, देखो ये था ऐसा, ये मानक स्थिति 90 अंश, इसको घुमा करके आपको क्या करना है, इसके संरेखित करना है थीटा तक। तो वर्तमान स्थिति तक घुमाने में जो किया गया कार्य है इसी को ही क्या कहते हैं, द्विध्रुव को स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। द्विध्रुव के लिए स्थितिज ऊर्जा का मान कैसे निकालते हैं वो देख लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ जरूर लिख लेना आप लोग कि द्विध्रुव को मानक स्थिति, चलो मैं नोट डाउन कर देता हूँ, द्विध्रुव को मानक स्थिति किसको कह रहे हैं हम लोग, π/2 90 अंश को। क्यों कह रहे हैं लास्ट में आपको बिल्कुल अच्छे समझ आ जाएगा। मानक स्थिति ब्रैकेट में लिख देता हूँ मैं, π/2 मतलब 90 अंश, मानक स्थिति π/2 से वर्तमान स्थिति, जो वर्तमान स्थिति मतलब यहाँ तक थीटा अंश तक, मानक स्थिति से वर्तमान स्थिति मानक स्थिति से कहाँ तक घुमाना है, π/2 से वर्तमान स्थिति थीटा तक, मानक स्थिति से वर्तमान स्थिति थीटा तक घुमाने में किए गए कार्य को द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। ठीक है, चलो यहाँ तक जल्दी नोट डाउन कर लेना, मैंने लिख भी दिया इसको, द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। चलो आगे देखते हैं जल्दी, क्लियर है, इतना नोट डाउन कर लेना जल्दी से। ठीक, अब हम लोग को पता है क्या, चूंकि बल युग्म आघूर्ण का व्यंजक हम लोगों ने निकाला, तो बल युग्म आघूर्ण या बल आघूर्ण भी बोल सकते हो इसको, है ना, बल आघूर्ण टाउ इज इक्वल टू क्या होता है, टाउ इज इक्वल टू पीई साइन थीटा, पीई साइन थीटा ये होता है। ठीक है, टाउ का मान। अब भाई किया गया कार्य, जो कार्य कर रहा है वही तो क्या होगा, स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित होगा, हमने बताया, तो कार्य फिर से निकालना पड़ेगा। तो द्विध्रुव को अल्पकोण डी थीटा, द्विध्रुव को अल्पकोण डी थीटा तक घुमाने में किया गया कार्य, डी थीटा तक घुमाने में किया गया कार्य। तो द्विध्रुव को अल्पकोण डी थीटा तक घुमाने में किया गया जो कार्य होगा, तो कार्य बराबर क्या होगा, देखो कार्य बराबर
फॉर्मूला सभी को पता है, बल गुणा विस्थापन, W इज इक्वल टू एफ इंटू क्या होता है, D होता है, ठीक है, बल गुणा विस्थापन होता है। चलो मान रखना बस आपको। तो कार्य क्योंकि अल्प कोण डी थीटा तक घुमा रहा है तो कार्य भी क्या होगा, अल्प होगा, कम होगा, है ना। तो DW इज इक्वल टू बल कितना है, टाउ इंटू क्या है, विस्थापन कितना है, डी थीटा तक, है ना। बस मान रख देना आप लोगों को, क्योंकि कार्य का मान निकालने तो आता है ना आप लोगों को, बस यही करना है। तो DW इज इक्वल टू टाउ का मान डाल दिए, PE साइन थीटा इंटू डी थीटा, ये होगा क्या, क्लियर। अब देखो द्विध्रुव को मानक स्थिति से वर्तमान स्थिति तक घुमाने में किया गया कार्य। मानक स्थिति क्या है, π/2 से वर्तमान स्थिति थीटा तक घुमाने में किया गया कुल कार्य, ठीक है। तो लिख लेना, अतः द्विध्रुव को मानक स्थिति से वर्तमान स्थिति तक घुमाने में किया गया कुल कार्य। कुल कार्य, तो देखो कुल कार्य निकालने के लिए हम लोगों को इसका इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। अगेन इसका समाकलन करेंगे तब क्या होगा, कुल कार्य आएगा। तो इसका समाकलन कर दो, है ना। तो क्या हो जाएगा, कुल कार्य DW इंटीग्रेशन ऑफ DW इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ PE साइन थीटा डी थीटा, साइन थीटा इंटू डी थीटा। अच्छा, लिमिट की बात करें तो मानक स्थिति से वर्तमान स्थिति तक, मानक स्थिति कितना था, π/2 था ना, π/2 से थीटा तक घुमाने में। तो π/2 क्या है, लोअर लिमिट है, यहाँ से थीटा तक घुमाने में जो किया गया कार्य है, लोअर लिमिट क्या होगा, निम्न सीमा π/2 होगा। ये π/2 है, ध्यान से देखना, ये क्या है, π/2 है, π/2 से थीटा तक घुमाने में किया गया कुल कार्य। तो DW जो है वो कुल कार्य क्या हो जाएगा, W हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, इसका हम लोगों ने PE साइन थीटा इंटू डी थीटा है ना। तो क्या हो जाएगा, इसको अगर हम लोग समाकलन किए, इसका समाकलन करेंगे तो PE को बाहर निकाल दिया मैंने, ठीक, PE बाहर निकल गया, और साइन थीटा इंटू डी थीटा का समाकलन करोगे तो क्या हो जाएगा, माइनस, मैंने फॉर्मूला बताया था ना आपको, साइन थीटा का समाकलन करोगे तो माइनस कॉस थीटा आता है, कॉस थीटा हो गया। और ये क्या हो गया, π/2 से लिमिट देखो, π/2 से कहाँ तक है, थीटा तक, ये कर दिया हम लोगों ने। माइनस चाहो तो बाहर ले लो, ठीक है, बाहर ले लेते हैं तो आसान हो जाता है हम लोग को हल करना। W इज इक्वल टू माइनस PE, और ये क्या हो जाएगा, कॉस थीटा π/2 से थीटा तक। अपर लिमिट लोअर लिमिट वाला फॉर्मूला लगा दो, है ना। माइनस PE क्या होता है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ये π/2 मतलब क्या है, 90 अंश ना। कॉस 90 अंश का मान क्या होता है, 0 होता है भैया, कॉस 90 अंश का मान 0 होता है, ये 0 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, कॉस थीटा ही रहेगा। तो W इज इक्वल टू माइनस PE, ये क्या हो जाएगा, कॉस थीटा माइनस क्या हो जाएगा, 0। क्लियर हो गया, ये 0 है। तो ओवरऑल आपके पास क्या मिला, W इज इक्वल टू माइनस PE कॉस थीटा, ठीक है। W इज इक्वल टू क्या आ गया, माइनस PE कॉस थीटा आ गया। यहाँ तक ये किया गया कार्य है, ठीक है। और जो किया गया कार्य है वही क्या होगा, स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित होगा। चलो यहाँ तक जल्दी बनाओ, जो किया गया कार्य है वही स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित होता है। उसको थ्योरी लिखा दूंगा मैं अभी थोड़ा, है ना। चलो जल्दी इतना कर लो, फटाक से समझ आ गया सभी लोगों को, ठीक। और जो किया गया कार्य है वही क्या होता है, स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित होता है। अतः स्थितिज ऊर्जा बराबर करके लिख लो लास्ट में, ठीक है। क्या लिखोगे, यही किया गया कार्य ही स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित होता है, यही किया गया कार्य ही स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित होता है। अतः स्थितिज ऊर्जा U बराबर माइनस
PE cos थीटा। यही किया गया कार्य स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित होता है, अतः स्थितिज ऊर्जा U बराबर माइनस PE cos थीटा होगा। क्लियर हो गया बच्चों? तो उम्मीद करते हैं सभी चीज़ें आप लोगों को समझ आया होगा, है ना। बस थोड़ा सा स्पेशल केस और बस देख लेते हैं आज के क्लास में, इतना करते हैं। क्लासेस जो हैं, यदि आप सीरियस स्टूडेंट हो तो मैं बता रहा हूँ 1-1 घंटे के क्लासेस लगभग हो जाते हैं, तो आपको देखना है वो, यदि आप वाकई पढ़ने वाले हो तो। नहीं तो फिर तो कोई बात नहीं है, बाकी सभी समझदार हो, ठीक है। चलो यहाँ तक क्लियर हो गया। चलो जल्दी से स्पेशल केसेस पर देख लेते हैं। क्लियर हुआ ना? हर एक चीज़ देख लिया आप लोग, स्पेशल केसेस की बात कर लेते हैं बस, ठीक है। ये डायग्राम का भी काम खत्म हो जाता है। अब मैं इसको रफ कर देता हूँ, मिटा देता हूँ। चलो देखते हैं इसके बाद स्पेशल केसेस क्या क्या होते हैं, ठीक है। स्पेशल केसेस के बाद आज का टॉपिक खत्म हो जाएगा, है ना। नेक्स्ट क्लास में हम लोग मिलेंगे अगले नए टॉपिक के साथ, जहाँ हम लोग गॉस प्रमेय को, चलो विशेष स्थितियां या स्पेशल केसेस क्या हैं, यहाँ तक तो हम लोगों ने समझ लिया, है ना। यहाँ बस लास्ट में लिख लेना कि यही किया गया कार्य स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित होता है, ठीक है। चलो स्पेशल केसेस या विशेष स्थितियां क्या होंगी। स्पेशल केसेस क्या होंगे, चलो उसको भी देख लेते हैं जल्दी से, ठीक है। पहला फॉर्मूला सभी के सामने है, क्या U इज इक्वल टू माइनस PE cos थीटा होगा। इस बार विशेष स्थितियां देखते हैं। थीटा, फिर से थीटा जो है वेरी करेगा, थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री हो तो, यदि थीटा बराबर 0 अंश हो तो, यह लिख लेना है आपको, यदि थीटा बराबर 0 अंश हो तो, जब थीटा बराबर 0 अंश होगा, ध्यान रखना है, थीटा बराबर 0 अंश होगा तो U इज इक्वल टू क्या होगा, डायरेक्ट मान रखता हूँ, U इज इक्वल टू माइनस PE cos थीटा था, 0 अंश रख दो तो U इज इक्वल टू माइनस PE cos 0। cos 0 का मान क्या होगा, 0। cos 0 का मान 0 होगा, नहीं ना, हाँ। चलो cos 0 का मान क्या होता है, 1 होता है बेटा, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, ये इसका मान 1 हो जाएगा और ये हो जाएगा माइनस P। माइनस में वैल्यू आ रहा है मतलब ये क्या है, न्यूनतम है, मिनिमम। माइनस में आ रहा है ना, इसलिए क्या है, इसका मान न्यूनतम है। तो स्थितिज ऊर्जा इस कंडीशन में देखो, यदि थीटा इज इक्वल टू 0 तो स्थितिज ऊर्जा क्या होगी, न्यूनतम होगी, तथा द्विध्रुव स्थायी संतुलन में होते हैं, इतना लिखना है। यदि थीटा इज इक्वल टू 0 अंश हो तब स्थितिज ऊर्जा न्यूनतम होती है तथा द्विध्रुव स्थायी संतुलन में होते हैं, इतना लिख लेना है इसके बाद। क्लियर, समझ आया सभी लोगों को, ठीक। नेक्स्ट देखें सेकंड केस, सेकंड स्थितियां या केस देख लेते हैं। यदि थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री हो, यदि थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री हो तब, थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री हो तब क्या हो जाएगा, U इज इक्वल टू माइनस PE cos 90 हो। cos 90 का मान 0 होता है भाई, cos 90 का मान 0 है, इसलिए पूरा मान क्या हो गया, 0। तो U इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 0। और इस कंडीशन में लिखना है, समझना। इस कंडीशन में क्या लिखोगे, यदि थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री हो तब स्थितिज ऊर्जा 0 होती है। स्थितिज ऊर्जा क्या होती है, 0 होती है। अतः 90 डिग्री 90 अंश या π/2, 90 डिग्री मतलब क्या, π/2, अतः π/2 को ही मानक स्थिति कहते हैं। ये बात समझ आया क्या, मानक स्थिति माना गया है π/2 को। जब मैंने शुरू से ही कहा, आपको पढ़ा रहा था, तो मानक स्थिति क्यों π/2 को कहते हैं, आप समझ आ गया होगा कि भाई थीटा बराबर जब आप 0 अंश रखते हो तो क्या, 90 अंश रखते हो तब क्या होता है, U का मान जो है 0 आ जाता है, और U का मान जब 0 आता है तो इसे ही हम लोग मानक स्थिति कहते हैं, इसे ही मानक स्थिति माना गया, ठीक है। लास्ट केस देख लेते हैं। यदि थीटा बराबर 180 डिग्री हो तब क्या होगा, यदि थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, 180 डिग्री 180 अंश हो तब U इज इक्वल टू क्या होगा, मान रख दो, U इज इक्वल टू माइनस PE cos 180 अंश, और cos 180 अंश का मान होता है -1। कितना, -1। यहाँ पे -1 करोगे तो -1 और ये माइनस क्या हो जाएगा, गुणा हो जाएगा, और U इज इक्वल टू आपके पास क्या आएगा, PE, और यही मान है सबसे अधिकतम मान, ठीक है। तो ये जो है इतना केस आप लोग लिख लेना।
यहाँ पे इस केस में न्यूनतम होता है, इस केस में 0 होता है और इस केस में क्या होता है, अधिकतम होता है। और ये जो 0 आया है जहाँ पे u = 0 आया है उसे ही मानक स्थिति माना गया है। क्लियर। तो आज के क्लास में कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। उम्मीद करता हूँ बहुत ही आसान से स्लोली मैंने आपके टॉपिक जो है कवर किए। इंपॉर्टेंट टॉपिक था आज का, बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर था और शायद फिजिक्स का फर्स्ट क्लास था जो ऑन बोर्ड क्लास था। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आज का क्लास सभी बच्चों को समझ आया होगा। क्लियर। और जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया ना बेटा, वो सारे सब्सक्राइब करना, अपने फ्रेंड्स तक शेयर करना। हमारा एकमात्र मोटो आप लोगों को फिर से मैं बता दूं कि छत्तीसगढ़ के समस्त बच्चों तक जो CBCG बोर्ड में पढ़ते हैं या CBSE बोर्ड में पढ़ते हैं, हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों के क्लासेस जो हम लोग सेपरेटली प्रोवाइड कराते हैं, तो बस हमारे चैनल को उन बच्चों तक पहुंचाना है। आपके ही हेल्प से संभव होगा। सपोर्ट करते चलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, और आपके लिए यह मेहनत मैं करते ही रहूँगा। ठीक है, ऐसा नहीं है मैं यहाँ क्लास पढ़ा रहा हूँ, ऑफलाइन क्लासेस सभी को पता है बंद है ना। मैं आप लोगों के लिए इतना टाइम जो है वो दे रहा हूँ और आपका भी थोड़ा दायित्व तो बनता है कि सपोर्ट करो यदि चीज़ें आपको अच्छी लग रही है तो। ठीक है ना, चलो तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए सभी बच्चे अच्छे से पढ़ाई करते रहो और मैंने जो बातें कही वो ज़रूर आपको अप्लाई करना है। चैनल को सब्सक्राइब करना है, शेयर करना है अपने फ्रेंड्स तक, ताकि हर एक बच्चे तक हमारा चैनल जो है पहुंच सके। ठीक है, उम्मीद है इतना काम आप करोगे और हम आपको बेहतर से बेहतर वीडियो लेक्चर जो है प्रोवाइड कराते रहेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, चलो।